सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक एक अनकहा नियम है। आज जो कोड लिखा गया है वो कल की विरासत है या फिर कल का सिरदर्द। आज हम इसी सिरदर्द से बचने की कला यानी क्लीन कोड पर बात करने वाली हूँ। और ये सिर्फ काम चलाऊं कोड लिखने से कहीं ज्यादा है। हमारे पास सोनार नाम की एक कंपनी और उनके स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल्स पर कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं जो डेवलपर्स को यही कला सिखाने का वादा करते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि क्लीन कोड का असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक किताबी ख्याल है या इसका कोई ठोस फायदा भी है, और कैसे आज की टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को बेहतर कोड लिखने में वाकई में मदद कर रही है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी विषय है क्योंकि खराब कोड का असर सिर्फ डेवलपर पर नहीं पड़ता, इसका असर पूरे बिजनेस पर पड़ता है। क्लीन कोड आप कह सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को लंबे समय तक कामयाब बनाए रखने की नींव है। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं क्लीन कोड, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इस बारे में है कि कोड देखने में अच्छा लगे? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोतों में एक मुख्य सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है और वो है कंसिस्टेंसी, यानी एकरूपता। एकरूपता। हाँ, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कोड ऐसा लगना चाहिए जैसे उसे किसी एक ही दिमाग ने एक ही सोच के साथ लिखा हो, भले ही उस पर 50 लोगों की टीम ने काम किया हो। अच्छा। इसके 3 हिस्से हैं। कोड फॉर्मेटेड हो, यानी स्पेस और इंडेंटेशन एक जैसे हो। कन्वेंशनल हो, मतलब उस प्रोग्रामिंग भाषा के जो स्थापित तरीके हैं उनका पालन करे। और आइडेंटिफाएबल हो। आइडेंटिफाएबल। हाँ, यानी वेरिएबल और फंक्शन के नाम एक तय पैटर्न में हो ताकि उन्हें समझना आसान हो। मतलब एक कॉमन भाषा बनाना जिसे टीम का हर सदस्य आसानी से समझ सके। लेकिन स्रोतों में यह भी कहा गया है कि क्लीन कोड सिक्योर, रिलायबल और मेंटेनेबल होता है। सिर्फ एक जैसी स्टाइल रखने से ये सब कैसे हो जाता है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब कोड में एकरूपता होती है तो उसका व्यवहार प्रेडिक्टेबल हो जाता है, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं। और जब आप कोड का अंदाजा लगा सकते हैं तो उसमें छिपी गलतियों यानी बग्स को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, जिससे वो ज्यादा रिलायबल बनता है। सही है। इसी तरह सुरक्षा से जुड़ी खामियों को, वल्नरेबिलिटीज को पहचानना भी आसान हो जाता है और वो उसे सिक्योर बनाता है। और मेंटेनेबल, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। जब कोई नया डेवलपर टीम में आता है तो उसे कोड समझने में हफ्ते नहीं लगते, घंटे लगते हैं। कोड में बदलाव करना तेज और सुरक्षित हो जाता है। इसी से टीम अपना समय टेक्निकल डेप्थ चुकाने में बर्बाद नहीं करती। टेक्निकल डेट, ये वो है ना कि आज शॉर्टकट ले लो और कल भुगतो। हाँ, बिल्कुल वही, जो बाद में ब्याज के साथ बहुत महंगा पड़ता है। इसके बजाय वे नई चीजें बनाने पे, इनोवेशन पे ध्यान दे सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में जहां डेडलाइन का इतना दबाव होता है, कोई डेवलपर इन सभी सिद्धांतों को हर वक्त कैसे याद रख सकता है? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर टेक्नोलॉजी खुद मदद के लिए आगे आती है। बात यह है कि इंसान इन सब नियमों को याद नहीं रख सकता, लेकिन एक मशीन रख सकती है। और यहीं सोनार के स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल की भूमिका शुरू होती है। स्टैटिक एनालिसिस, इसका मतलब है कि ये कोड को बिना चलाए जांचता है, बिना रन किए। एकदम सही। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑटोमेटेड कोड रिव्यूअर है, और ऐसा रिव्यूअर जो कभी थकता नहीं। अच्छा। सोनार क्यूब जैसे टूल आपके कोड को स्कैन करते हैं और उसे नियमों के एक बहुत बड़े डेटाबेस से मिलाते हैं। और ये डेटाबेस कोई छोटा मोटा नहीं है। स्रोतों के अनुसार सोनार के पास 30 से ज्यादा भाषाओं के लिए 6000 से ज्यादा नियम है। 6000 से ज्यादा? हाँ, जावा, पाइथन जैसी नई भाषाओं से लेकर कोबोल जैसी पुरानी भाषाओं तक के लिए। 1 मिनट रुकिए, 6000 नियम, ये तो बहुत ही ज्यादा है। क्या इतने सारे नियम डेवलपर्स की रचनात्मकता को खत्म नहीं कर देते? क्या ये उन्हें सिर्फ नियमों का पालन करने वाला एक रोबोट नहीं बना देता? ये एक आम चिंता है और बहुत जायज सवाल भी है, लेकिन इसे इस तरह से देखिए। एक कवि को भी व्याकरण और छंद के नियमों का पालन करना पड़ता है ना, लेकिन उससे उनकी रचनात्मकता खत्म नहीं होती। बिल्कुल। उसे एक ढांचा मिलता है। बिल्कुल। उसे एक ढांचा मिलता है जिसे वो और बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाते हैं। ये नियम भी वैसा ही काम करते हैं। ये डेवलपर्स को छोटी मोटी चीजों की चिंता से आजाद करते हैं ताकि वे बड़ी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने पर अपनी रचनात्मकता लगा सकें। दिलचस्प नजरिया है। तो ये 6000 नियम किस तरह के होते हैं? इन्हें कैसे बांटा गया है?
इन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है बग्स, मतलब ऐसी साफ साफ गलतियां जो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर सकती हैं। ठीक है। दूसरी है वल्नरेबिलिटीज, यानी सुरक्षा की वे खामियां जिनका हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। तीसरी है सिक्योरिटी हॉटस्पॉट्स, ये कोड के वो हिस्से हैं जो अपने आप में गलत नहीं हैं लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं और जिन्हें किसी इंसान द्वारा ध्यान से रिव्यू करने की जरूरत है। और चौथी, आपने कहा था वो सबसे मजेदार है। हाँ, और चौथी है कोड स्मेल्स। कोड स्मेल्स, ये तो बड़ा अजीब नाम है। क्या इसका मतलब ये है कि कोड में सचमुच कुछ गड़बड़ है या ये सिर्फ किसी की व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला है? हाँ, ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, ये व्यक्तिगत पसंद से कहीं ज्यादा है। कोड स्मेल का मतलब है एक चेतावनी का संकेत। चेतावनी? हाँ, जैसे धुएं का मतलब आग हो सकता है, वैसे ही कोड स्मेल का मतलब भविष्य में आने वाली किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। ये सीधे तौर पर बग नहीं है, लेकिन ये बताता है कि कोड का डिजाइन कहीं ना कहीं कमजोर है, जो आगे चलकर उसे समझना और बदलना बहुत मुश्किल बना देगा। अच्छा। स्रोतों में एक आंकड़ा दिया गया है कि टाइपस्क्रिप्ट के 426 नियमों में से 263 सिर्फ कोड स्मेल से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि इस पर कितना ध्यान दिया जाता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तो काम कर रही है पर बाद में सिरदर्द बन सकती है? बिल्कुल, और ये सिर्फ कंटिन्यू तक सीमित नहीं है। सोचिए एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो 200 लाइन लंबा है, उसे लॉन्ग मेथड स्मेल कहते हैं। वो काम तो करेगा, लेकिन 6 महीने बाद कोई नहीं समझ पाएगा कि वो क्या कर रहा है और क्यों। सही बात है। या फिर डुप्लीकेट कोड, जो एक छोटी सी गलती को कई जगहों पे फैला देता है। एक जगह ठीक करो तो 3 जगह रह जाती है। ये सब स्मेल्स हैं जो बताते हैं कि कोड की सेहत ठीक नहीं है। मैंने स्रोतों में एक ऐसा ही नियम पढ़ा जिसने मुझे सच में चौंका दिया। वे कहते हैं कि लूप्स के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने तो इसे कॉलेज से ही इस्तेमाल करना सीखा है और ये हर भाषा का हिस्सा है। ये गलत क्यों है? ये एक क्लासिक उदाहरण है और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इसके पीछे का तर्क। स्रोत बताते हैं कि कंटिन्यू एक अनस्ट्रक्चर्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक गो टू स्टेटमेंट जैसा है। गो टू, वो तो बहुत पुराना हो गया। हाँ, ये आपको कोड के प्रवाह में अचानक कहीं और उछाल कर ले जाता है, जिससे उसका रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है। जब आप कोड पढ़ रहे होते हैं तो आपको दिमागी तौर पर ये याद रखना पड़ता है कि लूप का अगला हिस्सा स्किप हो जाएगा। हाँ, और अगर लूप बड़ा हो तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। मुझे याद है एक बार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जहां एक लूप के अंदर 3 कंटिन्यू और 2 ब्रेक स्टेटमेंट थे। उस 20 लाइन के कोड को समझने में और ये पता लगाने में कि वो हर स्थिति में सही काम करेगा या नहीं, हमें 2 दिन लग गए थे। 2 दिन? हाँ, स्रोत में इसका एक सरल समाधान भी दिया गया है। कंटिन्यू का उपयोग करने के बजाय एक सरल इफ स्टेटमेंट का उपयोग करें। नतीजा वही रहता है, लेकिन कोड का प्रवाह एकदम सीधा और स्पष्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर कोड को पठनीय और भरोसेमंद बनाती हैं। तो इन सब का एक डेवलपर के रोजमर्रा के काम पर क्या असर पड़ता है? क्या उन्हें हफ्ते के अंत में एक लंबी रिपोर्ट मिलती है कि उन्होंने 100 गलतियां की हैं? नहीं, और यही इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी खूबी है। स्रोतों में क्लीन एज यू कोड की बात की गई है। क्लीन एज यू कोड? हाँ, इसका सार यह है कि फीडबैक तुरंत मिलना चाहिए, बाद में नहीं। इसके लिए इन IDE एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो के लिए लिंटर। ये टूल डेवलपर को उनके कोड एडिटर में ही कोड लिखते समय रियल टाइम में बताता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्रामर चेकर है कोड के लिए? बिल्कुल सही। जैसे ही आप कोई स्मेल या संभावित बग लिखते हैं, ये उसे तुरंत रेखांकित कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोड रिव्यू की बहस, अब आपने यहाँ सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया से हटकर, क्या ये बिजनेस की समस्या को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है, पर आ जाती है। ये तो बातचीत के स्तर को ही पूरी तरह बदल देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोड रिव्यू के उबाऊ और दोहराव वाले हिस्सों को ऑटोमेट कर देता है। हाँ, ऑटोमेट कर देता है, ताकि इंसान उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सके जिनमें दिमाग और रचनात्मकता की जरूरत होती है, जैसे बिजनेस लॉजिक, आर्किटेक्चर और यूजर एक्सपीरियंस। स्रोत में एक आंकड़ा है कि 80% संगठनों ने अपनी टीमों में कोडिंग के बेहतरीन तरीकों को स्थापित करने के लिए सोनार को चुना। 80%? हाँ, और ये रियल टाइम फीडबैक ही इसे संभव बनाता है। ये डेवलपर को सिखाता भी है और गलतियां भी सुधारता है एक ही समय में। तो आज की हमारी पड़ताल क्लीन कोड के दर्शन से शुरू हुई, यानी ऐसा कोड जिसे पढ़ना, समझना और भविष्य में बदलना आसान हो। फिर हमने देखा कि कैसे सोनार जैसे स्टैटिक एनालिसिस टूल हजारों नियमों के साथ इस दर्शन को हकीकत में बदलते हैं, और क्लीन एज यू कोड के जरिए
डेवलपर को उनके एडिटर में ही रियल टाइम फीडबैक देते हैं। इसका केंद्रीय विचार यही है कि सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता सीधे तौर पर कोड की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोड क्या करता है, बल्कि ये भी है कि उसे कैसे लिखा गया है। और यही दृष्टिकोण सॉफ्टवेयर को एक शॉर्ट टर्म समाधान से एक लॉन्ग टर्म मूल्यवान संपत्ति में बदल देता है। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। वे बताते हैं कि ये टूल इंसानों द्वारा लिखे गए कोड और एआई द्वारा जनरेट किए गए कोड दोनों का विश्लेषण कर सकते हैं। ये भविष्य के लिए एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे एआई हमारा ज्यादा से ज्यादा कोड लिखेगा, क्या क्लीन कोड के ये सिद्धांत उन इंसानों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे जिन्हें उस एआई जनरेटेड कोड को समझना, डीबग करना और आखिरकार उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी? उस दुनिया में कोड ओनरशिप का क्या मतलब होगा?